Good morning everyone. My name is Diwakar Kumar. I have done BTech in Manufacturing Engineering from National Institute of Foundry and Food Technology. Currently I am working as a physics lecturer in Paraxis Vidyapeeth. मैं अभी जो स्टार्ट करने वाला हूँ मैकेनिक्स टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूँ। मैकेनिक्स टॉपिक में बेसिकली जो चैप्टर है यूनिट डायमेंशंस है, काइनेमेटिक्स है, यूनिट डायमेंशन के बाद वेक्टर, उसके बाद काइनेमेटिक्स, लॉज ऑफ मोशन, फ्रिक्शन, फिर वर्क पावर एनर्जी और सेंटर ऑफ मास हो गया, और फिर रोटेशन मैकेनिक्स, ग्रेविटेशन एंड फ्लूइड मैकेनिक्स है। हर एक टॉपिक हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। पहले जो स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट डायमेंशन हम लास्ट में पढ़ेंगे, फ्लूइड मैकेनिक्स के बाद हम यूनिट डायमेंशन पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पढ़ लेंगे, उसके बाद वहाँ पे यूनिट डायमेंशन पढ़ना बहुत ईजी होगा। अभी जो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ सबसे पहले वेक्टर क्वांटिटी स्टार्ट कर रहा हूँ। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है और इसका जो यूज होगा वो फ्रीक्वेंटली हर एक चैप्टर में इसका यूज होगा, जैसे कि काइनेमेटिक्स में यूज होगा, यानी पूरे मैकेनिक्स में यूज होगा। तो पहले हम बेसिक स्टार्ट करते हैं और बहुत अच्छे से बेसिक्स क्लियर करेंगे, उसके बाद टॉपिक स्टार्ट करेंगे काइनेमेटिक्स। तो पहले तो मैं स्टार्ट करता हूँ, जैसा कि वेक्टर क्वांटिटी स्टार्ट कर रहे हैं। जैसा कि कोई भी ऑब्जेक्ट के बारे में स्टडी करते हैं, फिजिक्स क्या है, किसी भी नेचर में जो भी इवेंट हो रहा है उसके बारे में स्टडी है। तो कोई भी मान लेते हैं कि एक बोर्ड है, ठीक है, ये भी नेचर में है, इसके बारे में अगर स्टडी करना होगा तो हम कौन सा बेसिक क्राइटेरिया है जिसके बेसिस पे स्टडी करेंगे। तो मेनली दो पैरामीटर है, एक केमिकल प्रॉपर्टी है, एक फिजिकल प्रॉपर्टी है। केमिकल प्रॉपर्टी में बेसिकली हम देखते हैं कि ऑब्जेक्ट का रंग कैसा है, कलर कैसा है, उसका टेस्ट कैसा है, वो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से कैसे रिएक्शन करेगा। बट फिजिकल प्रॉपर्टी में हम देखेंगे कि ऑब्जेक्ट की हाइट क्या है, उसकी लेंथ क्या है, उसकी विड्थ क्या है, उसकी थिकनेस क्या है, उसकी मास क्या है, उसकी वेट क्या है, ये सब चीज के बारे में पढ़ेंगे। तो बेसिकली फिजिकल प्रॉपर्टी में हम फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन आता है फिजिकल क्वांटिटी है क्या। तो पहले देखते हैं फिजिकल क्वांटिटी का डिफिनेशन देख लेते हैं। फिजिकल क्वांटिटी पहले डिफिनेशन देख लेते हैं, फिर इसके बारे में जानते हैं कि क्या है फिजिकल। द क्वांटिटी which can be measured, यानी कि ऐसा क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं। मेजर करेंगे तो कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा ना। जैसे कि लेंथ को मेजर करेंगे, मान लेते हैं कि ये बोर्ड है, इस बोर्ड को हम मेजर करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ मान लेते हैं कि 9 मीटर है, तो एक वैल्यू आया ना 9 मीटर, ठीक ना। तो फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी है जिसको हम मेजर कर सकते हैं, यानी कि जब मेजर करेंगे तो उसका कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हर एक फिजिकल क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड तो होगा ही होगा, चाहे कोई फिजिकल क्वांटिटी हो उसके पास मैग्नीट्यूड तो होगा ही होगा। इसका एग्जांपल देख लेते हैं फिजिकल क्वांटिटी का, जैसे कि हम लोग देख रहे थे लेंथ हो गया, टाइम को मेजर कर सकते हैं, मास को मेजर कर सकते हैं, उसके बाद किसको मेजर कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट, इसको मेजर कर सकते हैं जो कि आगे पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं। और बताइए कुछ, इलेक्ट्रिक फील्ड, सोचिए कुछ अपने मन से, मैग्नेटिक फील्ड, ये सब एक्सेट्रा, ये सारे क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी है। इसका मतलब इसको मेजर करेंगे तो कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, ठीक है। तो अब जैसा कि फिजिकल क्वांटिटी को अगर मेजर करते हैं तो कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू आते हैं। जैसे कि जैसा कि हम एग्जांपल लिए थे बोर्ड को अगर हम मेजर करेंगे तो कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। एग्जांपल ये क्या आया था, वैल्यू मान लेते हैं कि 9 मीटर आया, बोर्ड की लेंथ को मेजर किया तो कितना वैल्यू आया, 9 मीटर आया। तो 9 यहाँ पे दो टर्म देखिए, एक 9 है एक मीटर है, ठीक है। तो 9 हो गया आपका न्यूमेरिकल वैल्यू m और मीटर हो गया आपका यूनिट हो गया जिसको हम म्यू से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जैसा कि लेंथ के केस में देखे वैसा ही हर एक फिजिकल क्वांटिटी अगर इसको मेजर करते हैं तो वो एन म्यू के फॉर्म में आता है। कौन सा फॉर्म में आता है, एन म्यू। एन क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू, और म्यू क्या है, मेरा यूनिट। तो उसको हम लिख लेते हैं, measurement of any physical quantity
कैन बी, इसको मिटा देते हैं, एक्सप्रेस्ड एज क्या, एन म्यू। एन मेरा क्या है यहाँ पे, न्यूमेरिकल वैल्यू, और म्यू क्या है, यूनिट। म्यू क्या है, यूनिट, और एन क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू। एग्जांपल देख लेते हैं। मान लेते हैं कि ये मेरा एक ब्लॉक है। क्या है, ये मेरा एक ब्लॉक है। इसकी मास कितनी है, मान लेते हैं 2 kg। तो मास एक फिजिकल क्वांटिटी है, मास एक फिजिकल क्वांटिटी है, इसको हम मेजर किए तो कितना आया इस ब्लॉक का मास, 2 kg। तो यहाँ पे 2 हो गया मेरा m और kg हो गया मेरा म्यू। ठीक है, इतना तक में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और कोई दिक्कत है तो कमेंट कर सकते हैं। अब देखते हैं कि एक एग्जांपल देखते हैं कि यही ब्लॉक लेते हैं जिसका मास कितना है, 2 kg है। तो ये तो एक यूनिट में इसका मास हो गया 2 kg। दूसरा यूनिट मान लेते ग्राम में देखेंगे तो इसी मास का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2000 ग्राम। कितना हो जाएगा, 2000 ग्राम। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 2 kg, और इसको दूसरा यूनिट में देखेंगे तो इसको ग्राम में भी देख सकते हैं। तो दो यूनिट में किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं, उन दोनों यूनिट में क्या रिलेशन होता है, उस चीज को अभी हम देखेंगे। ठीक है, उसको पहले हम लिख लेते हैं, उसके बाद समझते हैं स्टेटमेंट को। से ए फिजिकल क्वांटिटी से measurement of a physical quantity expressed into different units are mu1 and mu2. The numerical value are n1 and n2 respectively. ठीक है, से मेजरमेंट फिजिकल क्वांटिटी को दो डिफरेंट यूनिट्स में मेजर करेंगे, mu1 और mu2 में। उसके कॉरस्पॉन्डिंग न्यूमेरिकल वैल्यू कितना आ रहा है, n1 आ रहा है और n2 आ रहा है। mu1 के कॉरस्पॉन्डिंग न्यूमेरिकल वैल्यू कितना आ रहा है, n1 आ रहा है, और mu2 के कॉरस्पॉन्डिंग न्यूमेरिकल वैल्यू n2 आ रहा है। तो उन दोनों में रिलेशन होता है mu1 n1 इक्वल टू mu2 n2, या इसको ऐसे भी ले सकते हैं n1 mu1 इक्वल टू n2 mu2, ये ज्यादा बेटर है। ठीक है, इसको चीज को समझते हैं आखिर क्या होगा, क्या बोलना चाह रहा है। जैसे कि यही देखते हैं, इस बॉडी का मास कितना है, अगर केजी यूनिट में देखें तो इस बॉडी का मास है 2 kg, और अगर ग्राम यूनिट में देखें तो इस बॉडी का मास है 2000 ग्राम। ठीक है, तो लेकिन ये जो दो यूनिट में जो बता रहा है इसी बॉडी का मास बता रहा है, तो दोनों मास तो 2000 ग्राम में का जो मास है, 2000 ग्राम इस बॉडी का जो मास है ग्राम यूनिट में 2000 ग्राम, और इसी बॉडी का मास जो है केजी यूनिट में 2 kg। दोनों तो इसी ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं ना, इसी ऑब्जेक्ट के मास के बारे में बात कर रहे हैं, तो दोनों क्या होगा, सेम होगा। एक्चुअली सेम चीज के बारे में बात कर रहा है। तो 2 kg इक्वल टू कितना हो गया, इस केस के लिए अगर देखा जाए तो 2 kg इक्वल टू कितना आ गया, 2000 ग्राम। 2 kg इक्वल टू कितना आ गया, 2000 ग्राम। तो यहाँ पे 2 क्या हो गया मेरा, n1 हो गया, kg क्या हो गया मेरा, mu1 हो गया, 2000 क्या हो गया, n2 हो गया, और ग्राम क्या हो गया मेरा, mu2 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं n1 mu1 इक्वल टू क्या है, n2 mu2। यहाँ पे क्या है, n1 mu1 इक्वल टू n2 mu2, है ना। बट यहाँ पे एक चीज और देख रहे हैं कि n1 इक्वल टू नॉट n2 है। ये एग्जांपल पहला लेंगे। ठीक है, इसी स्टेटमेंट का एग्जांपल पहला। अगर एग्जांपल हम दूसरा देखें, मान लेते हैं कि एक मेरे पास क्या है, टब है, एक टब है, इसमें कुछ वाटर है, एक टब है और इसमें कुछ वाटर है। वाटर का वॉल्यूम है 1 लीटर, लीटर यूनिट में वाटर का वॉल्यूम कितना है, 1 लीटर। अगर डेसीमीटर क्यूब में देखें तो वाटर का वॉल्यूम कितना आता आ रहा है, 1 डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये दोनों
ये दोनों चीज जो बता रहा है, इसी वाटर का वॉल्यूम बता रहा है, यानी दोनों सेम फिजिकल क्वांटिटी की बात कर रहा है और सेम अमाउंट ऑफ वाटर की बात कर रहा है, तो वॉल्यूम दोनों केस में सेम होना चाहिए। इसका मतलब क्या, 1 लीटर इक्वल टू कितना, 1 डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, यहाँ पे 1 क्या हो गया, n1, और लीटर क्या हो गया, μ1। यहाँ पे 1 क्या हो गया, n2, और डेसीमीटर क्या हो गया, डेसीमीटर क्यूब क्या हो गया, μ2। तो यहाँ पे जो देख रहे हैं n1 μ1 इक्वल टू n2 μ2, क्या देख रहे हैं, n1 μ1 इक्वल टू n2 μ2। बट यहाँ पे केस, इस केस में क्या देख रहे हैं, n1 इक्वल टू n2, n1 इक्वल टू n2 मतलब 1 इक्वल टू 1, है ना। इसका मतलब क्या कि अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी को दो डिफरेंट यूनिट में मेजर करते हैं तो एक्सप्रेशन क्या होता है, n1 μ1 इक्वल टू n2 μ2। n1 हो गया μ1 के कॉरस्पॉन्डिंग, μ1 यूनिट के कॉरस्पॉन्डिंग न्यूमेरिकल वैल्यू, और n2 क्या हो गया, μ2 यूनिट के कॉरस्पॉन्डिंग न्यूमेरिकल वैल्यू। और इस केस में n1 n2 के इक्वल हो भी सकता है जैसा कि यहाँ पे इक्वल है, और n1 n2 के इक्वल नहीं भी हो सकता है जैसा कि इस केस में है। ओके, अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, मतलब क्या फिजिकल क्वांटिटी को कितने टाइप्स में बांटा गया है। ठीक है, पहले देख लेते हैं उसके बाद समझते हैं टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी को बेसिकली दो टाइप में बांटा गया है। कितना टाइप में बांटा गया है, दो टाइप में। पहला आपका हो गया स्केलर क्वांटिटी, दूसरा हो गया वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, एक पहले स्केलर क्वांटिटी के बारे में देखते हैं, उसके बाद वेक्टर क्वांटिटी के बारे में देखते हैं, फिर दोनों को अच्छे से समझते हैं क्या है। ठीक है, पहला स्केलर क्वांटिटी, पहले डिफिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद मैं अच्छे से समझा देता हूं। द क्वांटिटी which is added by simple algebraic मेथड, यानी कि वैसा क्वांटिटी, वैसा फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम सिंपल अलजेब्रिक मेथड से ऐड करते हैं। इसका एग्जांपल देख लेते हैं, सिंपल अलजेब्रिक मेथड से ऐड करते हैं वैसा फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम सिंपल अलजेब्रिक मेथड से ऐड करते हैं उसको क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, पहले एग्जांपल देख लेते हैं, उसके बाद समझते हैं। जैसे कि हो गया मास, हो गया लेंथ, हो गया टेम्परेचर, हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो कि हम रोटेशन मैकेनिक्स में पढ़ेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सेट्रा। ठीक है, ये सब इसका एग्जांपल हो गया। मास को हम सिंपली ऐड करते हैं, जैसे लेंथ को सिंपली ऐड करते हैं, टेम्परेचर को सिंपली अलजेब्रिक मेथड से ऐड करते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को सिंपली अलजेब्रिक मेथड से ऐड करते हैं। तो ये हो गया स्केलर क्वांटिटी। इसका मतलब ये हो गया, सपोज दैट मास को लेते हैं, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 2 kg, ये ब्लॉक है, इसका मास है 2 kg। यहाँ पे एक दूसरा ब्लॉक है बगल में, उसका मास है 3 kg। ठीक है, तो अगर पूछा जाए इन दोनों ब्लॉक का टोटल मास कितना है, तो सिंपली क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 5 kg। कितना हो जाएगा 5 kg। यहाँ पे बस सिंपली ऐड कर रहे हैं, एडिशन का सिंपल रूल फ्लो कर रहे हैं, कि सिंपल अलजेब्रिक मेथड से ऐड कर रहे हैं तो मेरा काम हो जा रहा है। यानी इसका मतलब यहाँ पे क्या है, 2 kg प्लस 3 kg इक्वल टू कितना आ रहा है, 5 kg, जो कि हमेशा होता है। 2 + 3 हमेशा क्या होता है, 5 होता है। तो वो क्वांटिटी जिसको हम सिंपली अलजेब्रिक मेथड से ऐड करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। उसका एग्जांपल, मास को भी सिंपल अलजेब्रिक मेथड से ऐड करते हैं, इसी का मास एक स्केलर क्वांटिटी है। लेंथ को सिंपल अलजेब्रिक मेथड से ऐड करते हैं, उसी का लेंथ भी स्केलर क्वांटिटी है। टेम्परेचर को भी सिंपल अलजेब्रिक मेथड से ऐड करते हैं, इसी का टेम्परेचर भी स्केलर क्वांटिटी है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को भी सिंपल अलजेब्रिक मेथड से ऐड करते हैं, इसी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। जैसा कि हर एक फिजिकल क्वांटिटी को हम देखते हैं कि हर एक फिजिकल क्वांटिटी के पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड तो होता ही होता है। उसी तरह स्केलर के पास, जनरली स्केलर के पास सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। जनरली हम बोल रहे हैं, मैं ऑलवेज नहीं बोल रहा हूँ, किसी केस में हो सकता है कि उसके पास, स्केलर के पास मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, वो हमको आगे समझ में आएगा।
तो मैं अभी जो बोल रहा हूँ जनरली स्केलर क्वांटिटी के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, तो मैं उस चीज को लिख दे रहा हूँ, जनरली स्केलर क्वांटिटी हैव ओनली मैग्नीट्यूड, मतलब इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। अब बात करते हैं वेक्टर क्वांटिटी की। वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी क्या होता था, जिसको हम सिंपल अलजेब्रिक मेथड से ऐड करते थे उसको स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। इसका मतलब वेक्टर क्वांटिटी किसको बोलेंगे, जिसको हम सिंपल अलजेब्रिक मेथड से ऐड नहीं कर सकते हैं। द क्वांटिटी which cannot be added by simple algebraic method, यानी कि ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम सिंपल अलजेब्रिक मेथड से ऐड नहीं कर सकते उसको बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटी। एग्जांपल इसका हो गया आपका फोर्स, जो कि 9th से ही देखते आ रहे हैं, मोमेंटम, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एक्सेट्रा। ये सब एग्जांपल हो गया, जैसे कि फोर्स हो गया, मोमेंटम हो गया, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एक्सेट्रा, ये सब किसका एग्जांपल हो गया, वेक्टर क्वांटिटी का एग्जांपल हो गया। यहाँ पे बोलता है कि हम इसको सिंपली अलजेब्रिक मेथड से ऐड नहीं कर सकते हैं। इसको समझते हैं कि आखिर बोलना क्या चाह रहा है। जैसे कि अगर कोई बोल रहा है एग्जांपल 2 रुपीज प्लस 3 रुपीज इक्वल टू कितना होता है 5 रुपीज। इसका क्या मतलब हुआ, 2 रुपीज प्लस 3 इक्वल टू 5 रुपीज। इसका मतलब ये हुआ कि एडिशन इक्वल टू ये 2 प्लस 3 मिलके 2 रुपीज और 3 रुपीज मिलके जो काम करेगा 5 रुपीज वो काम अकेले करेगा। कैसे समझते हैं, जैसे कि मान लीजिए आप कि इस मार्कर का प्लेन है, मार्कर का प्राइस है 5 रुपीज और इंडिया में 3 कॉइन मात्र चल रहा है, 2 रुपीज का कॉइन चल रहा है, 3 रुपीज का कॉइन चल रहा है और 5 रुपीज का कॉइन चल रहा है। इंडिया में कितना कॉइन चल रहा है, 2 रुपीज का, 3 रुपीज का और 5 रुपीज का। तो कोई एक बच्चा है, वो दुकानदार के पास गया और 2 कॉइन दिया, एक 2 रुपीज का कॉइन दिया, एक 3 रुपीज का कॉइन दिया, तो उसको ये मार्कर दे देगा दुकानदार, ऑफ कोर्स दे देगा। फिर एक दूसरा बच्चा गया, वो सिर्फ 5 रुपीज का कॉइन दिया दुकानदार को, तब भी उसको ये मार्कर मिल जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 2 रुपीज और 3 रुपीज मिलके जो काम कर रहा है, 5 रुपीज अकेले वो काम कर दे रहा है, तब बोलेंगे कि ये एक एडिशन लॉ, यानी कि 2 प्लस 3 इक्वल टू 5, तब ही बोलेंगे। बट यहाँ पे देखिए फोर्स के केस में देखते हैं, एग्जांपल फोर्स को ही ले लेते हैं। फोर्स तो आप बचपन से देख रहे होंगे, 9th से ही। मान लेते हैं एक ऑब्जेक्ट है, एक ब्लॉक है, इस पे कोई 2 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है एक बच्चा, और एक बच्चा 3 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, और कोई आपसे पूछता है इस ब्लॉक पे टोटल कितना फोर्स लगेगा। अगर हम सिंपल अलजेब्रिक मेथड से ऐड करेंगे तो बोल देगा कि सिर्फ 5 न्यूटन फोर्स लग रहा है। बट एक्चुअल प्रैक्टिकल में देखा गया है कि 2 न्यूटन और 3 न्यूटन मिलके इस ब्लॉक पे जो काम कर रहा था वो 5 न्यूटन अकेले वो काम नहीं कर रहा है, या 2 न्यूटन और 3 न्यूटन मिलके इस ब्लॉक पे जो इफेक्ट डाल रहा था 5 न्यूटन, वो अकेले इस ब्लॉक पे इफेक्ट नहीं डाल पा रहा है। तो इसका मतलब 2 न्यूटन प्लस 3 न्यूटन इक्वल टू 5 न्यूटन लिखना सही है गलत है, ये गलत है। इसी कारण बोला जाता है कि ये सब क्वांटिटी को हम सिंपली अलजेब्रिक मेथड से ऐड करने से मेरा रिजल्ट जो आता है वो प्रैक्टिकल में जो रिजल्ट होता है उससे मैच नहीं करता है। यानी कि जो रिजल्ट आना चाहिए सिंपल अलजेब्रिक मेथड से जब ऐड करते हैं तो जो रिजल्ट आना चाहिए वो रिजल्ट नहीं आता है। इसी कारण जो सब क्वांटिटी को सिंपल अलजेब्रिक मेथड से ऐड नहीं करते हैं उसको क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। उसको एक अलग कैटेगरी में रखा गया है। वेक्टर, तो इसका मतलब वेक्टर क्वांटिटी को सिंपल अलजेब्रिक मेथड से ऐड करने से हमको जो रिजल्ट आना चाहिए वो रिजल्ट नहीं आता है। इसी कारण इसको सिंपल अलजेब्रिक मेथड से ऐड नहीं करते हैं। तो इसको किस मेथड से ऐड करते हैं, तो इसको एक अलग मेथड से, एक स्पेशल मेथड से वेक्टर क्वांटिटी को एक स्पेशल मेथड से ऐड करते हैं जिसको बोलते हैं वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं नोट करके,
all vector quantity is added by a special method known as vector law of एडिशन। यानी कि वेक्टर क्वांटिटी को एक स्पेशल मेथड से ऐड करते हैं जिसको क्या बोलते हैं, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। इसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन क्या है नहीं है इसको आगे देखेंगे। उससे पहले कुछ टर्म्स देखते हैं, टर्म्स देख लेंगे, यानी जो जो बेसिक है उसको देख लेते हैं, उसके बाद वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन पे जाएंगे। तो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन तो अब हम लोग कुछ देखते हैं, पहले वेक्टर ऑफ एडिशन बाद में पढ़ेंगे, पहले कुछ देख लेते हैं। क्या देखते हैं वो देखिए। इसका मतलब है हुआ क्या कि वेक्टर क्वांटिटी को वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन से ऐड करते हैं, तो जो क्वांटिटी जिसको वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन से ऐड करते हैं उसको क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। अब पहला देखिए, जैसे कि एग्जांपल तो देख ही लिया है, फोर्स हो गया, मोमेंटम हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये सब एग्जांपल हो गया। अब एक प्रॉपर्टी देख लीजिए वेक्टर क्वांटिटी का। प्रॉपर्टी क्या है, एवरी वेक्टर क्वांटिटी हैव डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड। यानी जितना भी वेक्टर क्वांटिटी है सबके पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड तो होता ही है, साथ साथ डायरेक्शन भी होता है। मतलब एवरी वेक्टर क्वांटिटी हैव डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड। मतलब कि डायरेक्शन स्केलर के पास क्या होता था, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता था। बस वेक्टर के पास क्या होता है, जितना भी वेक्टर क्वांटिटी है उसके पास क्या होता है, डायरेक्शन और साथ साथ मैग्नीट्यूड भी होता है। डायरेक्शन एक्स्ट्रा होता है उसके पास, डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि जरूरी नहीं है कि वो क्वांटिटी जिसके पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों हो, वो फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों हो वो वेक्टर क्वांटिटी ही होगा। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि जितना भी चोर है सबके पास क्या रहता है, गन होता है। मान लेते हैं कि जितना भी चोर है सबके पास क्या होता है, गन होता है। बट जरूरी नहीं है कि जिसके पास गन हो वो चोर ही होगा, जैसे कि पुलिस के पास भी तो गन हो सकता है। सिमिलरली यहाँ पे वही चीज बोला जा रहा है कि जितना भी वेक्टर क्वांटिटी होता है सबके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या होता है, डायरेक्शन भी होता है। बट जरूरी नहीं है कि जो फिजिकल क्वांटिटी के पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों हो वो वेक्टर क्वांटिटी हो। एग्जांपल देख लेते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। एग्जांपल क्या है, इलेक्ट्रिक करंट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक करंट के पास क्या होता है, दोनों होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। बट इट इज स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक करंट के पास क्या होता है, दोनों होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है, फिर भी ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। क्यों, बिकॉज इट इज एडेड बाय सिंपल algebraic method, not by vector law of addition. बिकॉज इलेक्ट्रिक करंट को हम सिंपल अलजेब्रिक मेथड से ऐड करते हैं, इसीलिए इलेक्ट्रिक करंट क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। इसको हम वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन से ऐड नहीं करते हैं, इसीलिए इलेक्ट्रिक करंट वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। तो ये मेरा एग्जांपल हो गया, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वेक्टर क्वांटिटी को और फील लेने के लिए एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, उस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा और खुद सोचिएगा, फिर आपको वेक्टर क्वांटिटी का फील आ जाएगा। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ, विच स्टेटमेंट इज मोर एप्रोप्रिएट, मतलब कौन सा स्टेटमेंट ज्यादा सही है। पहला स्टेटमेंट देख लीजिए, टू फोर्स इज एडेड बाय वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन।
सो फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। टू फोर्स इज एडेड बाय वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, सो फोर्स इज वेक्टर क्वांटिटी, या फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, सो टू फोर्स इज एडेड बाय वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, ठीक है। अब मान लेते हैं कि इसको ऐसे समझते हैं, कोई नया फिजिकल क्वांटिटी आ गया, मान लीजिए हमारे पास कोई नया फिजिकल क्वांटिटी आ गया, तो उसको कैसे पता चलेगा कि वो फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर है कि स्केलर है? तो इसको पता करने के लिए सबसे पहले देखा जाता है कि उसको सिंपल ऐड करने से काम होता है कि नहीं होता है। अगर सिंपल ऐड करने से काम हो गया तो वो तो हो गया स्केलर, अगर सिंपल ऐड करने से काम नहीं हुआ तो हम फिर देखते हैं कि उसको वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन से ऐड करने से काम होता है कि नहीं होता है। अगर वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन से ऐड करने से काम हो जाता है तो वो वेक्टर हो गया, ठीक है। इसका मतलब पहले पता करना पड़ता है कि कौन किस फिजिकल कोई फिजिकल क्वांटिटी को वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन से ऐड करने से काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो वेक्टर क्वांटिटी है। पहले नहीं पता रहता है कि कोई फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर है कि स्केलर है, तो यहाँ पे हमको पहले नहीं पता, इस स्टेप में देखिए तो पहले हमको नहीं पता चल रहा है कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है कि नहीं है। देखिए टू फोर्स इज एडेड बाय वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, सो फोर्स इज वेक्टर क्वांटिटी। इसका मतलब यहाँ पे ये पता नहीं चल रहा है, यानी यहाँ पहले पता नहीं चलता है, पहले पता नहीं चलता है कि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है या नहीं है। तो और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, यहाँ पे पहले लिख दिया गया कि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है। इसका मतलब ये यहाँ पे पता चल रहा है कि पहले से आदमी को पता है कि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, सो टू फोर्स इज एडेड बाय वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। तो पहले हमको कोई फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पहले हमको नहीं पता होता है कि फिजिकल क्वांटिटी स्केलर है या वेक्टर है। उसको पहले देखा जाता है कि वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो पहला स्टेटमेंट मोर एप्रोप्रिएट है कि टू फोर्स इज एडेड बाय वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, और क्योंकि फोर्स वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करता है इसीलिए फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। आज हम लोगों ने क्या देखा कि वेक्टर क्वांटिटी के बारे में पढ़ा कि क्या होता है नहीं होता है, डिफिनीशन उसके बारे में अच्छे से देखे। अब नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, एडिशन ऑफ वेक्टर, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके।